अच्छा बेटा, सबसे पहले है ओहमिक कंडक्टर एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। इसमें मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले बेटा, ओहमिक कंडक्टर का मतलब है वो वाले कंडक्टर जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। अब ओहम्स लॉ यहाँ पर क्या था कि जब भी आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं थ्रू बैटरी, तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यूज मेजर करते हैं और दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। मीन्स आप बैटरी से अगर वोल्टेजेस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो कंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज और करंट दोनों क्या होने चाहिए, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, लेकिन साथ साथ होना चाहिए। जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है तभी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी साथ डिक्रीज होगा। तो ओहमिक कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी ये हो गई है कि ये ओहम्स लॉ को ओबे करता है। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या हैं? ऐसे कंडक्टर्स जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। मीन्स इसमें जो है वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं रहता, डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता। मीन्स अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है रेजिस्टेंस कांस्टेंट ओवर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस। ओहमिक कंडक्टर मीन्स, अभी मैंने पहले भी ये बात रिपीट किया, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि अगर आप बैटरी से वोल्टेजेस चेंज कर रहे हैं तो जो कंडक्टर के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक तरह से रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो बैट जो कंडक्टर है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास वो नाइक्रोम वायर है या फिर कोई कॉपर वायर है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती है इसका मतलब है वहाँ पे करंट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर आप लोगों के कंडक्टर में रुकावट बहुत ज़्यादा आ रही है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है करंट के फ्लो होने में फिर दुश्वारी होगी, तो करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर सकेगा, वहाँ पे करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से जो हमने रिलेशन पढ़ा था, V is directly proportional to I and V is equals to IR, यहाँ से फिर ये जो रिलेशन है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज अगर उस तरह ही रहता है तो फिर आपका जो कंडक्टर है वो ओहम लॉ ओबे नहीं करेगा। दूसरी साइड पर नॉन ओहमिक कंडक्टर यही है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, ओहम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि कंडक्टर जो है वो आपके पास नॉन ओहमिक है। क्लियर है? अच्छा, अब कौन से ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ओहम्स लॉ ओबे करते हैं? आपके पास जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स कॉपर, एल्यूमिनियम, ये नाइक्रोम, इस तरह की जो मेटल्स हैं, गोल्ड, ये ओहमिक कंडक्टर्स हैं, ये ओहम्स लॉ ओबे करती हैं। ठीक है। और दूसरी साइड पर अगर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल्स आ जाएगी थर्मिस्टर की, फिलामेंट लैम्प की। अब फिलामेंट क्या है, जो आपके बल्ब में जो कमरों में लगे हुए हैं इनमें फिलामेंट लगी हुई होती है तो उसको हम फिलामेंट लैम्प कहते हैं। इसी तरह ही थर्मिस्टर भी एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। सो ये किसकी एग्जांपल है, नॉन ओहमिक की। अगर हम दोनों के ग्राफ को डिफ्रेंशिएट करें कि किस तरह से दोनों का ग्राफ बनेगा, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओम्स लॉ का मतलब है कि जब आप लोग वोल्टेज और आई के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि V और I के दरमियान में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। सो यहाँ जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स नॉन ओहमिक कंडक्टर की, तो मैंने आपको बोला है थर्मिस्टर और फिलामेंट लैम्प इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है कि जब इसके अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, मीन्स जब इसको हम हीट अप होगा ये थर्मिस्टर, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो स्पीड अप हो जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो तेज़ी से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट किस लिए फ्लो होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब थर्मिस्टर में हमने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, उसकी वजह से करंट इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज। करंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है वहाँ पे रुकावट बहुत कम थी इसलिए करंट इजीली फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गई है, डिक्रीज। तो अब जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है, करंट इंक्रीज हो गया है, रेजिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट नहीं रही, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है। ठीक है, और इसका फिर ग्राफ किस तरह से बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, एकदम आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है,
सो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बल्कि इस तरह से कर्व बनेगा। उसके बाद हम फिलामेंट लैंप की बात करते हैं। फिलामेंट लैंप में क्या होता है कि जब ये लैंप आपका बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, हीटअप हो जाता है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो है जैसे बल्ब आप लोग जलाते हैं तो वो हीटअप हो जाता है, तो वो एक्चुअली में उसके अंदर रेजिस्टेंस की जो होती है उसकी जो है एनर्जी लॉस होता है एज ए हीट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा, करंट का फ्लो वाला पाथ जो है वो उस तरह से नहीं होगा, तो करंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे समझ आ रही है? सो अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है, वोल्टेज और आई के दरमियान में। समझ आ गई है? सो ये था आपके पास ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर में डिफरेंस। पहला ये कि दोनों एक ओहम लॉ ओबे करेगा, दूसरा नहीं करेगा। जो ओबे करेगा उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप बैटरी का वोल्टेज जितना मर्जी बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं। नॉन ओहमिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, या तो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। अगर बात की जाए उसके एग्जाम्पल्स की, तो ओहमिक कंडक्टर में मेटल्स एग्जाम्पल है, नॉन ओहमिक कंडक्टर में थर्मिस्टर और फिलामेंट लैंप। ग्राफ अगर ओहम लॉ ओबे हो रहा है तो उसका सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अगर ओहम लॉ ओबे नहीं बन रहा तो इस तरह से ग्राफ बनेंगे थर्मिस्टर में, जिसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो करंट इंक्रीज हो जाता है। और फिलामेंट लैंप का ग्राफ बनेगा जब करंट जो है वो डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर में डिफरेंस? चलें अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब ये क्या चीज़ है बेटा, अब ये है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है ना, यानी जो कंडक्टर के अंदर रुकावट आ रही होती है करंट के फ्लो में, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपका जो बॉडी है या जो कंडक्टर है उसका जो एरिया है वो बड़ा है तो तब रेजिस्टेंस कैसी होगी, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो तब रेजिस्टेंस कैसी होगी। ठीक है, सो पहला पॉइंट कौन सा फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा है लेंथ, जो लेंथ का भी फर्क पड़ेगा, मतलब अगर आपके कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो तब किस तरह से रेजिस्टेंस होगी, कम है तो फिर किस तरह से होगी। उसके ऊपर टेम्परेचर और नेचर ऑफ वायर का क्या जो है वो रहेगा, यहाँ पर इफेक्ट रहेगा ऑन रेजिस्टेंस। अच्छा बेटा, अगर हम जनरली बात करें तो फॉर एग्जांपल आपके पास पाइप है, ठीक है, जिसके अंदर से वाटर फ्लो करता है। तो आप लोग नोट करेंगे, अगर आपके पास पाइप है जिसका एरिया बहुत बड़ा है, यानी खुला पाइप है आप लोगों के पास, ठीक है, वाइड पाइप है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पानी बहुत इजीली पास हो जाता है, ऐसा ही है, मतलब कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन अगर वही पाइप को ना आप लोग कर दो बिल्कुल नैरो कर दो, बारीक कर दो, तो वहाँ से पानी ऑब्वियसली इजीली पास नहीं होगा, रुकावट आएगी, है ना, ऐसा ही है ना। सो इसी तरह ही किसके केस में होता है, कंडक्टर के केस में। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर वायर ली हुई है या नाइक्रोम वायर ली हुई है, सो उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा ना बेटा, उतनी कम वहाँ पर रेजिस्टेंस होगी, रुकावट क्या होगी, कम होगी। और जितना एरिया उसका छोटा होगा, रुकावट क्या होगी, ज़्यादा। सो देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वायर है, अब इसके अंदर करंट क्या होगा, इजीली फ्लो होगा। लेकिन जो ये वाली वायर है इसके अंदर करंट क्या होगा, थोड़ी मुश्किल से फ्लो होगा, क्योंकि ये नैरो है और ये वाइड है। सो अब जो हमें यहाँ तक पता चला कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यानी अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं तो रुकावट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम कर दिया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आते हैं, लेंथ एंड रेजिस्टेंस। मीन्स लेंथ और रेजिस्टेंस में अब हमने रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। सो अब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बड़ा पाइप लिया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना, जब पार्टिकल्स पास करेंगे वाटर के किसी भी चीज़ के, तो वो ना काफ़ी दूर तक, जैसे अब वो काफ़ी किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, तो उसके अंदर क्या आएगी, रुकावट आएगी। अब एक छोटा सा पाइप है, ठीक है, उसके अंदर से क्या होगा, कोई भी गैस है या पानी है वो फ़ौरन ईजिली पास हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो यही केस आपका कंडक्टर वायर्स में होता है कि ना, जब आपके पास वायर ऐसी हो जो कि लंबी हो, काफ़ी दूर तक फैली हुई हो, तो उसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा ना तो उसको क्या होगी, रुकावट का सामना करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर आप लोग लेते हैं छोटी सी वायर है, ठीक है, सिर्फ क्या है कि फॉर एग्जांपल इस बोर्ड से ना, इस इधर कबर्ड से जो है ना, इधर बोर्ड तक सिर्फ ना अटैच हुई है,
तो वो छोटी सी वायर है, करंट क्या होगा, इजीली पास हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर मैंने वायर इस रूम से दूसरे रूम तक लेकर गई हुई हूँ तो वहाँ पर जब करंट पास होगा तो उसको क्या सामना करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोलिजन होगी उसके एटम्स के अंदर, तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। जितनी छोटी होगी उतनी रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस होगी। सो छोटी वायर का मतलब है रेजिस्टेंस कम होगी, बड़ी वायर का मतलब है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। सो ये इन दोनों का यहाँ पर क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, लेंथ का और रेजिस्टेंस का। सो ये दो फैक्टर्स पढ़ लिए हमने पहले दो, एक तो था क्रॉस सेक्शनल एरिया और दूसरा था लेंथ। इन दोनों का क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, कि अगर आपके पास एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, और अगर लेंथ आपके पास ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा। ये आप लोगों के दो रिलेशन आ गए। अच्छा, अब जब हम इन दोनों रिलेशंस को करते हैं कंबाइन तो वो क्या बनेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, वहाँ पर इक्वल्स टू इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक न्यू जो है कांस्टेंट आएगा आपका, जिसको हमने रो से शो किया हुआ है, इसकी ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी एक ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, ये पी को इस तरह से लिखते हैं हम। उसके बाद अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो बेटा सो रेजिस्टेंस की अगर हम ये रो इधर ही लिखा रहने देते हैं, ए आर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया और एल इधर आकर डिवाइड हो गया। ए का क्या यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, ओहम, और एल का क्या यूनिट है, यानी लेंथ का, मीटर। सो ये मीटर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या रह गया पीछे, ओहम मीटर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या ऐसा यूनिट आएगा, ओहम मीटर, ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक सबको। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक थर्ड पॉइंट पे टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ वायर को डिस्कस किया हुआ है। बेटा जब आप लोगों ने ये रेजिस्टेंस इफेक्ट देखना है लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो वहाँ पर आपने टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क आ जाता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि केस में हुआ था थर्मिस्टर के केस में, कि जब टेम्परेचर आप देते हैं ना उसको, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और करंट इंक्रीज हो जाता है। या अगर आपके पास फिलामेंट लैंप है तो वहाँ पर करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो टेम्परेचर को आपने उतना ही रखना है, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ वायर है कि हर वायर जो है वो अलग तरह की नेचर होती है, अलग। जैसे अब नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो कॉपर वायर यूज़ करते हैं। अब हम कॉपर वायर क्यों नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ये ब्राउन से कलर की वायर होती है कॉपर वायर, इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के कामों में करंट को फ्लो करवाने के लिए। वो इस वजह से क्योंकि इसके रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। इसके कंपेयर में अगर कोई और आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर फ़र्क ही आ जाएगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और करंट में जो है वो फिर रुकावट आएगी। तो आपको करंट उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से आप लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तमाम फैक्टर्स जो है ना, ये रेजिस्टेंस पर जो है असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया, फिर उसके बाद लेंथ, देन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ वायर, ठीक है। फिर आपने इसलिए इसको इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। साथ डायग्राम्स बनाना चाहते हैं तो आप डायग्राम्स बनाएं ताकि उसको अच्छे से एलैबोरेट कर सकें। उसके बाद एंड पे जब इसको मैथमेटिकली प्रूव किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जिसको आपने स्पेसिफिक कांस्टेंट कहा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला। उसके बाद अगर आप यूनिट की बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तो वो ओहम मीटर हो जाएगी, ठीक है। सो अच्छा, अगर आपको कहना हो कि ओहम मीटर रेजिस्टेंस कब होगी, जब आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर का, रेजिस्टेंस उसके अंदर होगी 1 ओहम, और उस कंडक्टर की लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। सो कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 1 ओहम, देन योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ओहम मीटर या 1 ओहम मीटर। क्लियर है। चलें, इसके आगे एक और भी छोटा सा टॉपिक है कंडक्टर इंसुलेटर का, वो हम बुक में से देखते हैं।